एक 12 साल की हाफिज कुरान बच्ची ने 40 बच्चों को जन्म दिया। यह देखकर बड़े बड़े डॉक्टर्स की भी चीखें निकल गईं। इन बच्चों का बाप कौन है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को मुकम्मल देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मेरे साथ आज ऐसा मामला हुआ था कि मेरा मीटर शॉर्ट हो गया था। मैंने ऐसी लड़की आज तक नहीं देखी थी। एक तो वह कम उम्र थी और उसके साथ ये सब कुछ हुआ था। जैसे ही मैं उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गई, थोड़ी देर बाद ही लोगों को उसके बजाय मेरी चीख की आवाजें सुनाई देने लगी और मैंने कहा कि बचाओ बचाओ, किसी को भेजो, मेरी मदद करें, नहीं तो आज मुझसे कुछ बुरा हो जाएगा। सारे अस्पताल वाले हैरान रह गए कि डॉक्टर सफिया को क्या हो गया। इसके बाद सब डॉक्टर्स मेरी तरफ भागे। मैंने डॉक्टर्स की एक पूरी टीम बुलाई और हम लोगों ने 6 घंटे के प्रोसीजर के बाद इस केस को हैंडल किया। 16 घंटे तक हम सब लोग हैरान थे, परेशान थे। यह हमारे अस्पताल का ही नहीं है, शायद पूरी दुनिया में होने वाला सबसे बड़ा मौजा था। मेरे एक सीनियर डॉक्टर कहते थे कि मौज अस्पतालों में ही होते हैं, लेकिन आज वाकई यकीन हो गया। और अब आप लोगों को यह कहानी सुनाने लगी हूँ, क्योंकि जब मैंने इस लड़की का अल्ट्रासाउंड किया तो उसके पेट में 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, बल्कि पूरे आज एक आम सा दिन था। मैं अपनी साथी डॉक्टर के साथ बैठी थी। फिलहाल कोई केस नहीं था, शाम होने वाली थी, इतनी ज्यादा गर्मी थी और हम लोग इस गांव के अस्पताल में ड्यूटी पर थे। अस्पताल तो यह बहुत बड़ा था, लेकिन आसपास गांव था। अजीबोगरीब किस्म की औरतें आती थीं, हैंडल करना पड़ता था। ऐसी ऐसी औरतें भी आती थीं जिनको 4-5 महीने तक पता ही नहीं होता था कि उनके यहाँ औलाद होने वाली है, और उसके बाद पता चलता था कि हमने आज तक अल्ट्रासाउंड ही नहीं करवाया क्योंकि हमारी सास ने करवाने ही नहीं दिया। वह कहती है कि यह शुआएं बच्चे के लिए खतरनाक होती है, और कुछ औरतें ऐन वक्त पर आ जाती थी कि बस आज ही हमारी डिलीवरी है। ना उनके कोई टेस्ट हुए होते थे, ना उनके ब्लड टेस्ट करवाए जाते थे, और वह सीधा हमारे पास आकर बैठ जाती थी। मैं अपनी साथी डॉक्टर से यही बात कर रही थी कि ऐ औरतों को आगाही कौन देगा। इसने कहा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ पर सिर्फ 2 डॉक्टर्स मौजूद हैं। अगर कोई केस आ गया तो क्या होगा? मैंने कहा कि नहीं आएगा, कोई केस मुझे नहीं लगता, और अगर आएगा तो हैंडल कर लेंगे। पर मुझे क्या पता था कि आज हमारी जिंदगी का सबसे मुश्किल केस आने वाला था। वह लड़की जब वह अपनी माँ के साथ अंदर दाखिल हुई तो मुझे नहीं पता था कि वह लड़की माँ बनने वाली है। इसने एक बड़ी सी चादर डर रखी थी। वह एक साइड पर बेंच पर बैठ गई और उसकी माँ काउंटर की तरफ गई। थोड़ी देर बाद काउंटर वाली मेरे पास आई और उसने कहा कि डॉक्टर साहिबा, डिलीवरी का केस आया है। मैंने कहा कि किसका? तो उसने कहा कि वह जो सामने लड़की बैठी है ना, उसका। मैं चाय पी रही थी, चाय गोया मेरे मुंह से बाहर निकल आई। मैंने कहा कि इस लड़की का केस है, क्योंकि जब मैंने इसे देखा तो वह बहुत कम उम्र थी। मैं तो हैरान रह गई। हाँ, यह गांव था, यहाँ पर कम उम्र औरतों के केस हमने पहले भी देखे थे, लेकिन यह मामला कुछ जरूरत से ज्यादा ही अजीब था। मैंने कहा कि अच्छा, पूछो क्या हो रहा है, सारी रिपोर्ट बनाओ और फाइल बनाकर दो, फिर मुझे बताओ। इसने कहा कि बड़ा मुश्किल सा केस लग रहा है इसका, तो अभी तक ना ही कोई टेस्ट हुआ है, ना ही अल्ट्रासाउंड हुआ है, बस वह कह रही है कि मेरी तबीयत खराब है। मैंने कहा कि अच्छा चलो पहले अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। मैंने अपनी दोस्त को कहा कि मैं ये मामला देखती हूँ, तुम वार्ड में राउंड लगा लो, फिर देखते हैं क्या होता है, मुझे लगता है नॉर्मल केस ही होगा। इसने कहा कि हाँ ठीक है। हम अपनी बातें कर रहे थे जैसे डॉक्टर्स अपनी बातें करते हैं। वह लड़की मेरे साथ आ गई और मैंने कहा चलो तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करते हैं, नाम क्या है तुम्हारा? इसने कहा मेरा नाम रोबिना है। मैंने कहा इतनी जल्दी शादी हो गई है तुम्हारी? तो वह कुछ बोली नहीं भला। इसमें शर्माने की क्या जरूरत थी? इसकी माँ ने कहा कि डॉक्टर साहिबा मेहरबानी कीजिएगा, मेरी बच्ची बड़ी डरपोक सी है, बहुत डरती है चीजों से। मैं दिल में सोचने लगी कि अब इसका डरपोक नहीं, बहादुर बनने का वक्त आ गया है। मैंने उनको कहा कि आप फिक्र नहीं करें, परेशान नहीं हो, हम देख लेंगे, आप बाहर ही बैठें। मैं इस लड़की को अंदर ले गई और अल्ट्रासाउंड करने लगी, पर मुझे नहीं पता था कि मैं आज कुछ इतना अजीब देखूंगी कि मेरी चीखें निकल जाएंगी। अभी करीब था कि मैं चेक करती कि क्या मामला है कि इसकी माँ बाहर शोर डालने लगी। मैंने नर्स से पूछा कि क्या कह रही है, औरत क्यों शोर डाल रही है? नर्स ने कहा, वह कहती है मैंने भी अंदर आना है। मैंने कहा इसे कहो कि इसका यहाँ कोई काम नहीं है, अल्ट्रासाउंड रूम में इसने आके क्या करना है।
इसकी बेटी को भी बाहर लेकर आ रहे हैं। फिर बताते हैं कि क्या मामला है, तो कहने लगी कि नहीं, वह शोर कर रही है, रो रही है। वह कह रही है मेरी बेटी का अल्ट्रासाउंड नहीं करो, बच्चे के लिए खतरनाक है। इस लड़की का पहले भी कोई अल्ट्रासाउंड शायद इसी वजह से नहीं हुआ था। मैंने कहा कि अब एक तो करना पड़ेगा ना, पता चले नॉर्मल केस है या ऑपरेशन का केस है। इस औरत को कहो कि चुप करके बैठ जाए। एक तो मैं इन औरतों से तंग आ गई हूँ। मैंने नर्स को बाहर भेज दिया। वो लड़की भी ये सारी बातें सुन रही थी। मैंने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि एक अल्ट्रासाउंड तो करना ही होता है, लेकिन मैं इससे क्या पूछ रही थी, इसको क्या पता। वह तो खुद ही डरी सहमी लग रही थी। मैंने बातों बातों में पूछा, मैंने कहा शौहर क्या करता है, तुम्हारा शौहर? उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि बस लगता है यह जरूरत से ज्यादा ही डरी हुई है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि पहले वह डरी हुई थी और अब मेरे डरने का वक्त था, क्योंकि जैसे ही मैंने अल्ट्रासाउंड किया, पहले मेरी आंखें फट के चार हुई और इसके बाद मेरे मुंह से हाय अल्लाह निकला और फिर मैंने इधर उधर हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। मैंने इस लड़की को कहा इधर ही लेटी रहना, उठना नहीं। मैं यहाँ से बाहर पागलों की तरह भागी। उसकी माँ भी हैरान रह गई। मेरा जैसे मीटर ही शॉर्ट हो गया था। ऐसा लगता था कि मैं पागल हो गई हूँ, मुझ पर कोई दौरा पड़ गया है। आंखों के आगे अंधेरा आ गया था और मेरा दिमाग सोचने की सलाहियत खो बैठा था। मैंने जाते जाते नर्स को मुश्किल सिर्फ इतना कहा था कि इस लड़की को कहीं जाने नहीं देना, नहीं तो इसके लिए बहुत बुरा होगा। मेरा गला खुश्क हो गया था। मैंने अपनी साथी डॉक्टर इरम को जल्दी जल्दी तलाश किया और वह भी मेरी हालत देख के हैरान हो गई। इसने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें? मैंने कहा कि मेरे साथ चलो, बड़ा जरूरी केस है, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। पता नहीं ये लड़की कहाँ से आई है, ये लड़की है भी या नहीं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। चलो कहीं मेरा दिमाग तो नहीं घूमा हुआ, तुम भी जाकर देखो क्या। मैंने जो देखा वह वाकई है। इसने कहा कि एक मिनट सब्र करो। सफिया क्या हो गया तुम्हें? तुम तो अजीब सी हालत में आई हुई हो। वह भी मेरे साथ आ गई और जब इसने अल्ट्रासाउंड मशीन में देखा तो उसकी हालत मेरे से तो कम ही बुरी थी, लेकिन वह भी बहुत परेशान हो गई। इसने कहा कि जल्दी जल्दी डॉक्टर्स को बुलाओ, आसपास के अस्पतालों से डॉक्टर्स को बुलाना पड़ेगा। ये केस हम दोनों मिलकर भी हैंडल नहीं कर सकते। इधर इसकी माँ ने शोर डाला हुआ था। मैंने इरम को कहा कि इस लड़की को अंदर लेकर जाओ और इसके सारे मामलात सीधे करवाओ। मैं जरा इसकी माँ से बात करके आती हूँ कि यह सब कुछ हुआ कैसे है, और सारे डॉक्टर्स को फोन भी करो। हमें डॉक्टर्स की पूरी टीम की जरूरत है, कम से कम भी 10 से 12 डॉक्टर्स होने ही चाहिए। इरम ने कहा कि ठीक है, मैं यह सब कुछ करती हूँ, तुम जाके इसकी माँ से बात करो। मैंने इस औरत को अपने पास बिठाया। मैंने कहा कि हाँ जी, आपका नाम क्या है? तो उसने कहा कि मेरा नाम हाजरा है। मैंने कहा हाजरा बीबी, अब मैं तुमसे सीधा सीधा जो सवाल करूँ मुझे उसका जवाब सीधा देना। इस लड़की की शादी करवाई है तुमने, इसका शौहर कौन है? इसके शौहर को बुलाओ, इसके शौहर का यहाँ होना बहुत जरूरी है। इसने कहा कि जी शौहर का क्या काम है, ये तो औरतों के मामलात होते हैं, वो यहाँ पे के क्या करेगा, इसका यहाँ क्या काम है, ये तो जनानियों का अस्पताल है। मैंने इससे कहा कि तुम इसकी क्या लगती हो, माँ हो इसकी या सास हो? इसने कहा मैं माँ हूँ, इसकी सास नहीं। मैंने कहा कि इसके शौहर को बुलाओ, इसके शौहर के दस्तखत के बगैर हम लोग ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। ये बात तो तुम्हें पता है ना। जब मैंने 2-3 दफा कहा इसके शौहर को बुलाओ तो उसने कहा कि इसका शौहर नहीं है। मैंने कहा क्यों, क्या मतलब नहीं है, कहाँ है इसका शौहर? बाहर के मुल्क गया हुआ है, इससे फोन पर बात करवाओ। वह मजीद डर गई। इसने कहा कि नहीं, वो बाहर के मुल्क भी नहीं है, आप बस मेहरबानी करके हमारी मदद करें। उम्र कम थी इसकी, नहीं तो ये सब कुछ होने ही ना देते। मैंने कहा क्या मतलब, कुछ बुरा हुआ है क्या? इसने कहा कि हाँ बहुत बुरा हुआ है। मैंने कहा फिर तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई, केस क्यों नहीं करवाया, मामले को यहाँ तक क्यों पहुँचने दिया? इसने कहा डॉक्टर साहिबा बड़ी लंबी कहानी है, बस आप मेरी बेटी को बचा ले। मैंने कहा कि लंबी कहानी मुख्तसर बताओ। साथ ही मैं बाकी मामलात भी देख रही थी, डॉक्टर्स को मैसेज कर रही थी, फोन कर रही थी। अब ऐसे किसी को शॉर्ट नोटिस पर बुलाना आसान नहीं था, लेकिन वो लोग भी आ रहे थे और बाकी इंतजामात भी हो रहे थे। अस्पताल में सब लोग ही भाग रहे थे, एक तरह से जैसे इमरजेंसी ही हो गई थी। कोई इधर जा रहा था, कोई उधर जा रहा था।
सारे मामलात करने थे, काम करने थे। डॉक्टर इरम भी अपने कामों में लगी थी, लेकिन वो मेरा साथ दे रही थी। वह बहुत अच्छी डॉक्टर थी, मुझसे भी ज्यादा अच्छी। इसकी माँ ने कहा कि जी हम लोग तो गरीब लोग हैं। मेरी बेटी रूबीना किसी के घर पर काम करती थी, वो लोग उसको अच्छे पैसे देते थे, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं था, तो सोचा कि चलो ये इसके घर में काम करेगी तो 4 पैसे आ जाएंगे। अपने घर में तो वैसे भी औरतों का काम करना ही पड़ता है, पर अगर काम करने के पैसे मिले तो क्या बुरा है। बस हमने इसको वहां पर भेज दिया। उनकी के घर में कोई मर्द नहीं था, इसलिए हम लोग बेफिक्र हो गए थे। लेकिन वहां पर काम करने वाली एक औरत का बेटा था। इसने कहा था कि मेरा बेटा थोड़ा सा पागल है, इसे किसी बात का पता नहीं है। वह अपनी रूबीना की उम्र का ही था। हम लोगों ने सोचा कि यह तो पागल है, बेजरर सा आदमी है, बेटी को इसी घर में काम करने देते हैं। बस हम लोग बेफिक्र हो गए। वह औरत भी हमारी बेटी के साथ बुरा नहीं करती थी, बड़ा ख्याल रखती थी। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि एक दिन वो इसको वापस छोड़ गई। इसकी हालत बड़ी बुरी थी, इसको तेज बुखार था, बुखार उतर ही नहीं रहा था। मैंने बार बार पूछा क्या बात है, इसने मुझे नहीं बताया। बस जी दिन इसी तरह गुजरने लगे। इसकी मालकिन ने ज्यादा पैसे बेच दिए तो हमने भी सवाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि अचानक से इसको बेच दिया, इसलिए पैसे थोड़े ज्यादा दे रहे हैं, आप लोग अपना गुजारा चला लेना, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम गरीब बंदे थे, हाथ में पैसे आए तो बस चुप कर गए। लेकिन महीने बाद इसकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर के पास गए तो इसने बताया कि यह मामला है। इससे पूछा तो यह कहने लगी कि मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ है। बार बार पूछा, जी आज की तारीख तक पूछ रही हूँ लेकिन बताती नहीं है। इसके बाद मैं यह सब कुछ छुपाती रही और गांव की किसी नर्स और दाई डॉक्टर से इसको दवाई लेकर दे दी, लेकिन इसका असर ही नहीं हुआ। इसके बाप ने भी बड़ी बातें सुनाई, अब वह भी नाराज है। ऐसे करते करते महीने गुजर गए। आज यह कहने लगी कि मेरी तबीयत खराब हो रही है तो मैं इसे लेकर अस्पताल आई, अब आप लोग ही बताओ क्या करें। मैंने कहा कि जिस जगह यह काम करती थी उस औरत का नाम और नंबर बताओ, तो इसने मुझे नाम और नंबर बता दिया। इसका मतलब कि झूठ नहीं बोल रही थी, ठीक ही कह रही थी। मैंने कहा कि ठीक है, अब यहाँ बैठो और अपनी बेटी के लिए दुआ करो, क्योंकि इसमें गलती तुम्हारी ही है। तुम्हें इतनी कम उम्र लड़की को काम लिए किसी और के घर में छोड़ना ही नहीं चाहिए था। बाकी सारे डॉक्टर्स पहुंच गए थे, पूरे 16 डॉक्टर्स थे। वह सब भी हैरान थे, अपना अपना काम छोड़ के आए थे। मैंने उनको जब बताया तो लड़की की जान बचाने में भी कामयाब हुए और इसके बच्चों की भी, क्योंकि वह एक साथ ही बहुत सारे बच्चों की माँ बनी थी। जब हम लोग अस्पताल में थे और ये सारा केस चल रहा था तो बच्चे इस ऑपरेशन थिएटर से ऐसे बाहर आ रहे थे कि जैसे अंदर एक नहीं, दो नहीं, 20 औरतें बैठी हो और इन सब के यहाँ विलादत हो रही है। क्योंकि यह कम उम्र लड़की जिसका नाम रोबिना था, जिसको अपने बच्चों के बाप के बारे में भी पता नहीं था, इसकी माँ भी सीधी सी कहानियां सुना रही थी और बकौल इसकी माँ के इसके साथ कुछ बुरा हुआ था। इसने आज पूरे 40 बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें से कुछ बच्चे बहुत ज्यादा कमजोर थे। उनको फौरन वहां से ले जाया गया और इंक्यूबेटर में रखा गया। कुछ बच्चों की हालत ऐसी थी कि वह बिल्कुल सेहतमंद थे, लेकिन उनको भी वहां से ले जाया गया। बहुत बड़ी भगदड़ मच गई। सब डॉक्टर्स ने अपना टाइम दिया। सबसे ज्यादा प्रेशर मुझ पे था कि मेरा केस था। रोबिना की हालत भी अभी कोई इतनी अच्छी नहीं थी। अभी हम उसको शिफ्ट नहीं कर रहे थे। वह आईसीयू में थी, लेकिन खतरे से बाहर थी और उसे इस ऑपरेशन के बाद अस्पताल में कम से कम भी 2 हफ्ते गुजारने थे। जब मामला थोड़े बेहतर हो गए, पता चल गया कि सारे बच्चे ठीक हैं और उनके खाने पीने का और कपड़ों का इंतजाम भी बहुत से लोगों ने मिलकर ही किया था। वह सब मामलात अपनी जगह थे। यह दिन मेरे लिए बहुत लंबा था और इससे अगला दिन भी इसकी माँ अपनी बेटी के पास बैठी थी। मैंने इसे कहा कि तुम बस अपनी बेटी का ख्याल करो, बच्चों को हम देख लेंगे। वह भी बुरी तरह रो रही थी, परेशान थी। मैंने उसे तसल्ली दी और जब मुझे थोड़ा सा वक्त मिला तो मैंने इस औरत को फोन किया जिसके घर यह लड़की काम करती थी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि यह सब कुछ इसके पागल बेटे की वजह से हुआ है। तभी इसने इस लड़की को चाणक से वापस भेज दिया और बहुत सारे पैसों के साथ भेजा, और अब वह अपने बेटे का ना छुपाने के लिए कुछ भी बोल सकती थी। मैंने इसे फोन किया और बताया कि मैं फलां अस्पताल से डॉक्टर सफिया बात कर रही हूँ और आज मेरे पास रबीना नाम की लड़की का केस आया है और वह आपके घर में काम करती थी ना, और आपने उसे घर से अचानक निकाल दिया
और उसके महीने बाद यह सब कुछ हुआ। अब मुझे आप जवाब दें कि इसके बच्चों का बाप कौन है। वह औरत कहने लगी कि आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया, आजकल डॉक्टर्स पागल हो गए हैं। क्या आप वाकई डॉक्टर हैं? फिर नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई लड़की मेरे घर काम नहीं करती थी। हाँ, मेरे घर एक औरत जरूर काम करती थी जिसका नाम हाजरा था और उसकी बेटी का नाम रोबिना था। लेकिन मुझे फिर इस औरत के बारे में पता चला कि वो बिल्कुल भी अच्छी औरत नहीं है और उसके बहुत ही गलत किस्म के काम हैं। इसलिए मैंने इसको अपने घर से निकाल दिया। इसने बमुश्किल मेरे घर में कोई 15-20 दिन काम किया होगा और मुझे इसके चाल चलन के बारे में पता चल गया था। और आपको किसने कह दिया कि मेरा बेटा पागल है? मेरा बेटा बिल्कुल भी पागल नहीं है। मेरा एक नहीं 4 बेटे हैं। 2 बेटे आपकी तरह ही डॉक्टर बन रहे हैं और उम्मीद है कि डॉक्टर बन के आपकी तरह पागल नहीं हो जाएंगे। लगता है आपने किसी और को फोन करना था और आपने मुझे फोन कर दिया है। एक बेटा मेरा पुलिस में है और एक छोटा बेटा है जो अभी कॉलेज में पढ़ रहा है। मेरी 2 बेटियां भी हैं और अगर वह हाजरा आपके पास बैठी आपको ये उल्टी सीधी कहानियां सुना रही है तो मुझे फोन करने के बजाय इसे अपने घर में काम मत दीजिएगा। बहुत ही खतरनाक औरत है वह। बाकी अल्लाह आपका हम नासिर हो। इतना कहकर उसने फोन पटक के बंद कर दिया और मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैंने बाकी डॉक्टर से पूछा। उन्होंने कहा कि बच्चे ठीक हैं और अब मरीजा की हालत भी पहले से बेहतर है। लेकिन कैसे इन बच्चों को पालेगी? हमें यह बात मीडिया तक पहुंचा होगी ताकि इन बच्चों की मदद करने के लिए बहुत से लोग आगे आ सकें। नहीं तो इन बच्चों को यह औरत तो क्या कोई अच्छा भला आदमी भी नहीं पाल सकता। इतने बच्चे आज तक किसी औरत के नहीं हुए। रिकॉर्ड जिस औरत ने बनाया था उसके इससे भी ज्यादा बच्चे हुए थे। लेकिन शायद पाकिस्तान की यह पहली औरत है जिसके साथ ये मामला हुआ है। अगर लोगों को इस बारे में पता चला तो वह सदका वगैरह देंगे और इसकी मदद हो जाएगी। लेकिन इसके लिए इन बच्चों के बाप का पता होना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने फाइल में भी बच्चे के बाप के बारे में कुछ नहीं लिखा, इसके सिग्नेचर भी नहीं है, इसलिए इतने सारे सवाल कर रहे थे। मैंने इनको सारे मामलात से आगाह किया तो उन्होंने कहा कि ये बात तो फिर आपको पहले बतानी चाहिए थी। मैंने कहा कि इस वक्त मरीजा की हालत ऐसी थी कि इस सारी बातों का नकब तो अभी हुआ है। इसने कहा कि आप इसकी माँ को दोबारा बुलाएं। हमने इसकी माँ को दोबारा बुलाया। फिर से कहने लगी नहीं ये तो झूठ बोल रही है। अब ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। हम लोग डॉक्टर थे, पुलिस वाले तो नहीं थे, जासूसी तो नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने इस मामले को दबा दिया और डॉक्टर्स ने सबने यही इरादा किया कि बच्चों के बारे में मीडिया में बता दिया जाए। बाकी बाप वाली बात के बारे में ना बताया गया था कि लोग इनकी मदद कर सके। नहीं तो इतने सारे बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा? इस लड़की से पूछा कि अब तुम्हारे यहाँ इतने सारे बच्चे पैदा हुए हैं, इनका ख्याल कैसे करोगी? तो इसने कहा मुझे नहीं पता, मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं क्या करूं? मेरी माँ से पूछ ले। इसको जो बात कहते थे वह कहती थी मेरी माँ से पूछ ले। इस सारे मामले को देखते हुए मुझे इस बात की बहुत ही सख्त जरूरत पेश आ रही थी कि इस गांव की औरतों को आगाही की सख्त जरूरत थी। हमें ये डॉक्टरी का काम छोड़ के पहले इन सबको इन चीजों के बारे में बताना चाहिए था, समझाना चाहिए था। फिर लोग कहते हैं कि एक औरत का काम खाना पकाना या घर के काम करना नहीं होता। इसको जो काम हमारे इस्लाम ने और हमारे माशरे ने सौंपा है वह है बच्चों की तरबियत करना। लेकिन अगर इस औरत की अपनी ही तरबियत अच्छी नहीं हुई, इसे किसी बात का पता ही नहीं है, तो वह आगे कैसे किसी की तरबियत कर सकेगी? बड़ी परेशानी बनी हुई थी। बच्चों का खर्चा एक बड़े से ट्रस्ट ने उठाने का वादा कर दिया। इसने कहा कि हम बच्चों को संभाल लेंगे। वो सारे बच्चों को भी वहीं ले गए और इस लड़की और इसकी माँ को भी, क्योंकि सुनने में आया था कि यह माँ बेटियां अकेली थी। मैंने कहा कि अगर तो लोगों के घर में कोई मर्द नहीं है तो तुम्हारे घर का खर्चा कौन उठाता है? इस बात पर भी इनके पास कोई जवाब नहीं था। खैर इनको इस ट्रस्ट में भेज दिया गया। बच्चों की वहां पर अच्छी देखभाल हो रही थी और इसकी माँ और लड़की के फैसले से यह बात भी सामने आई कि कुछ बच्चे अगर किसी बे औलाद जोड़े को दे दिए जाएं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतने सारे बच्चों को वह अकेले संभाल नहीं सकती। लेकिन अभी इस बारे में बात हो रही थी। ये भी एक लंबा प्रोसीजर था।
इसके भी काफी सारे मरहले थे, पर यह सब कुछ हुआ कैसे से और इन बच्चों का बाप कौन था, यह अभी तक बात सामने नहीं आई थी। और जब बात सामने आई तो हम सबके होश उड़ चुके थे। हमारे दिमाग जैसे फिर से माफ हो गए थे और मेरी हालत तो फिर से वैसी हो गई थी जैसे यह जानकर हुई थी कि इस औरत के इतने सारे बच्चे पैदा होने वाले हैं, क्योंकि यह बात हमें इस वक्त पता नहीं चली थी। वह इस ट्रस्ट में चली गई, बच्चे भी वहीं चले गए, इसकी माँ भी वहीं पर चली गई। इसकी हालत ठीक हुई तो वहां पर शिफ्ट करवा दिया गया, इसलिए जख्म जल्दी भर गए और बॉडी फिर से ठीक हो गई थी। इसके बाद कौन किसी के बारे में पूछता है। हमारे अस्पताल में और भी हजारों मरीज आते थे। अब हम बाद में तो किसी से नहीं पूछते थे कि वह ठीक हैं या नहीं। अगर इनको कोई मसला होता था तो वह खुद ही अस्पताल आ जाते थे, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई थी, इसलिए मैं इनके पते पर चली गई। वो लोग तो अब वहां पर नहीं रहते थे, लेकिन आसपास के लोगों से तो पूछ सकती थी कि यह दोनों माँ बेटियां कैसी थीं। और जब मैंने थोड़ी पूछगिछ की तो मुझे पता चला वह मेरे लिए बहुत ही अजीब था। उन्होंने कहा कि इसका बाप जिंदा है, यानी कि रूबीना का बाप, वह उनके साथ नहीं रहता। इसने रूबीना की माँ को तलाक दे दी है और वह इन दोनों को छोड़ के चला गया, क्योंकि इन दोनों माँ बेटियों के काम ही ऐसे हैं। कसूर इसमें लड़की का नहीं है, वह बेचारी मासूम है, लेकिन सब कुछ इसकी माँ का किया दरा है। इनके पास पैसे कमाने का और कोई जरिया नहीं है, इसलिए यह वही काम करती हैं जो औरतों को नहीं करना चाहिए। यह अपनी बेटी को भी खुद ही मजबूर करती है। इसकी बेटी कम उम्र है, खूबसूरत है, ये इसका फायदा उठा रही थी। मैंने कहा कि आप लोग कहीं से सुनी सुनाई बातों पर यकीन तो नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं है कि बस 2 शरीफ औरतों को इस मोहल्ले में बदनाम किया गया है। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप जिससे भी पूछ लें वह आपको यही कहेगा। बात तो कुछ ऐसी ही लग रही थी। जिस औरत से मैंने फोन पर बात की थी उसने भी यही कहा था। इसका मतलब कि हाजरा बीवी जितनी सीधी नजर आती थी उतनी सीधी नहीं थी। ये सब कुछ जानने के बाद मैं ट्रस्ट में चली गई। मैंने वहां जाकर इससे पूछा। वो औरत इतनी ढीठ थी कि अभी भी वह कह रही थी कि नहीं, हम तो बड़े शरीफ लोग हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैंने कहा कि फिर इस लड़की के बच्चों का बाप कौन है, तो वह चुप हो जाती थी। फिर मैंने रबीना से बात की और इसने मुझे एक एक लफ्ज बता दिया। वही बात थी जो मोहल्ले वाले बता रहे थे। मुझे बहुत अफसोस हुआ, वह भी रोने लगी। मैंने कहा कि अब तुम यहाँ पर महफूज हो, अगर तुम्हारी माँ तुम्हें यहाँ से ले जाने लगे तो तुमने नहीं जाना। और ये जो यहाँ पे आप ही काम करती है ना, वहीदा आप ही, इनको बता देना और कहीं भी ना जाना। इसी ट्रस्ट की इंचार्ज थी। मैंने उनको भी सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि इसकी माँ को यहाँ से बाहर तो नहीं फेंक सकते, लेकिन इस पर नजर रखेंगे, बच्चों का भी ख्याल करेंगे। अभी तक 2 बच्चों को बे औलाद जोड़ों के हवाले कर दिया है और रूबीना ने खुद उनकी गोद में बच्चा पकड़ाया है। वह बिल्कुल भी परेशान नहीं थी, खुश थी। शायद इसे सारी बातों के बारे में पता ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि इन बच्चों के बाप का कोई पता नहीं था, क्योंकि रबीना की माँ ने इससे यह सब कुछ करवाया था। पर यह कहानी एक सच्ची कहानी है और हम सबके लिए इबरत का निशान है कि इस माशरे में क्या कुछ हो रहा है। आप इस बात के बारे में क्या कहेंगे कि लोग यह सब कुछ क्यों करते हैं? क्या गरीबी की वजह से, पेट की वजह से? क्योंकि पेट तो खाना मांगता है और खाना तो मुफ्त कहीं से भी नहीं मिलता। अगर अमीर और कबीर लोग अपनी आमदनी में से गरीबों के लिए हिस्सा निकाल और कोई ऐसा काम करें कि इनको इस तरह की हरकतें नहीं करनी पड़े, तो यह माशा किसी हद तक ठीक हो सकता है। मैं बिल्कुल यह नहीं कहती कि हाजरा मजलूम है और इसने यह सब मजबूरी में किया। इसने मजबूरी में नहीं किया और ना ही वह मजलूम है, लेकिन वह हमारे माश का नसूर है और जख्म के पीछे कोई ना कोई वजह तो होती है। अब आप लोग बताएं कि आपका इस हवाले से क्या ख्याल है और ऐसी औरत के साथ क्या करना चाहिए। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया।